हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनटीए यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन की, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो है। ये आपका यूनिट 8 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या है। तो ये आखिर इसके ये चीज़ें क्या हैं, इसमें से पहले कुछ पॉइंट्स हमारे छूट गए थे, उनको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे बताया है। जैसे पहला पॉइंट है आपका कि सर्वप्रथम जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इस शब्द का प्रयोग जो है वो ब्रैनमोर जोन्स ने सन 1967 में किया था। सबसे पहले जिसने इस शब्द का प्रयोग किया है, किसका? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। और यदि हम भारत में देखें, ये तो बाहर की बात है, अगर हम भारत में देखें तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि मुदालिर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1952 में और 53 में इसका गठन हुआ था। और इस आयोग ने शिक्षा में सुधारात्मक उपाय करने के लिए, यानी कि गुणात्मक उपाय करने के उद्देश्य से दृश्य और मतलब सुनने वाली जो उपकरण है उनका प्रयोग करने पर विशेष बल दिया था। तो इसीलिए ये एक तरह से कहें कि जो आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका जो नींव पड़ी थी, या आप उसके कहें कि जो एक स्तंभ पड़ा था, उसका जो नींव पड़ी थी वो इस आयोग के जरिए पड़ी थी, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 52 में जो 1952 में बना था। और इसको मुदालिर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो ये वीडियो भी इसमें पड़ा हुआ है मुदालिर आयोग के नाम से। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि 1965 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन, इसकी स्थापना की गई थी। ये किस लिए स्थापित हुआ था? ये भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और जो आपका आगे जो पढ़ते हैं, जो तीसरा नंबर है वो है 1975 में और 76 में एक उपग्रह जो है, शैक्षणिक उपग्रह कहते हैं, इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था। इसको सैटेलाइट और इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अगर शॉर्ट में बताएं तो SITE बोलते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है आपका, ये नासा और इसरो दोनों ने मिलकर तैयार किया था। और उसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा जो है उसका प्रसार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका प्रसार हो पाए। तो एक तरह से जो साइट की, ये भी क्वेश्चन आपके नेट में आ चुका है कि साइट का फुल फॉर्म उसमें पूछा गया था, तो इसमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। और ये किसने बनाया? ये नासा और इसरो ने मिलके बनाया है। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत में जहाँ पे सुविधाएं कम हैं, यानी टेलीविज़न तो है वहाँ पे और सुविधाएं कम हैं, तो ग्रामीण भारत में सूचनात्मक टेलीविज़न कार्यक्रमों को पहुँचाना तथा उपग्रह प्रसारण द्वारा विभिन्न विषयों पर भारत की निर्धन जो जनता है उसको शिक्षित करना। 4 पॉइंट है आपका कि CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसकी भी स्थापना की गई। किसके लिए स्थापना की गई? इसकी भी स्थापना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए की गई। अब आपका जो अगला, इसके पहले के आप पढ़ चुके हैं यूनिट 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन आपका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो आंकड़े होते हैं, डाटा जो होता है, आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना और सुरक्षा, जो यानी कि आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना और सुरक्षा और परिवर्तन, आदान प्रदान और अध्ययन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है आपकी किससे संबंधित है? आंकड़े, यानी कि डाटा की प्राप्ति, सुरक्षा, परिवर्तन और इनका जो आदान प्रदान होता है, और कार्यों तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। अब IT कंप्यूटर पर जो आधारित है, इसका पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। IT कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है
जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका कंप्यूटर पर आधारित एक तरह से सूचना प्रणाली का आधार है इसमें। और अगला पॉइंट है आपका कि संचार क्रांति के फलस्वरूप, जब संचार क्रांति हुई, आपका टेलीफोन आ गया, आपका इंटरनेट की सुविधा हो गई, संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है। यानी कि संचार क्रांति, जो कि हम एक तरह से कम्युनिकेशन जो कहते हैं, उसका जब क्रांति हुई तो इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा। अगला पॉइंट है कि आईटी जो है आपका, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही सारा विश्व जो है आपका, पूरा वर्ल्ड जो है एक विलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि जो दूरी थी एक सूचना के लिए और संचार की, वो दूरी ख़त्म हो गई और पूरा विश्व एक विलेज के रूप में परिवर्तित हो गया कि हम आसानी से चाहे कितनी भी दूर कोई व्यक्ति बैठा है उससे हम बात कर सकते हैं, सारी सूचनाएं आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही सारा विश्व जो है एक विलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके मौलिक घटक क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें एक आपका है संचार प्रक्रिया क्या है, इसमें हल्का सा आपको थोड़ा सा बताया गया है, बहुत विस्तृत नहीं बताया गया है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संचार प्रक्रिया क्या बताया गया, संचार प्रक्रिया का बात मतलब ये है कि दो असमान या समान डिवाइस, असमान डिवाइस, यानी कि आप कंप्यूटर ले लीजिए या आप लैपटॉप ले लीजिए और या चाहे आप मोबाइल ले लीजिए। तो अगर असमान डिवाइस हैं या समान डिवाइस है, मोबाइल से मोबाइल का ले लीजिए, तो इन चीज़ों के मध्य जो डाटा है आपका और सूचनाओं का जो आदान प्रदान है को संचार, डाटा संचार या संचार प्रक्रिया कहते हैं। अब जो आपकी संचार प्रक्रिया है ये, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, एक तो संदेश होना चाहिए, कोई भी संचार हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको संदेश की जरूरत है, उसमें एक मैसेज होना चाहिए और एक उसको लेने वाला भी, प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए और एक आपका प्रेषक होना चाहिए, भेजने वाला होना चाहिए और एक माध्यम भी होना, किस माध्यम से आप भेज रहे हैं उसको, टेलीग्राम से भेज रहे हैं या आप और भी चीज़ें हैं जैसे चिट्ठी से भेज रहे हैं या आपका डाक की सुविधा से भेज रहे हैं या आपका इंटरनेट से भेज रहे हैं, तो किस माध्यम से भेज रहे हैं ये भी देखा जाएगा। और साथ में कौन से प्रोटोकॉल, कौन सी वेबसाइट या कौन सी इंटरनेट की कौन सी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है किसमें, संचार प्रक्रिया में। यानी कि आपका एक संदेश हो गया, यानी कि मैसेज हो गया, दूसरा आपका प्राप्तकर्ता हो गया, तीसरा आपका प्रेषक हो गया और चौथा आपका माध्यम होगा और पाँचवा आपका प्रोटोकॉल हो गया। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, ये 3 तरीके के होते हैं। अगर कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग देखें तो ये 3 तरीके के हैं। पहला का हम देख लेते हैं, ये है लेन, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, इनको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है आपका वो केवल एक भवन, जैसे कोई बिल्डिंग है, एक भवन या कार्यालय, यानी कि जैसे आपका बिजली विभाग हो गया तो उसमें जितने कंप्यूटर उस कार्यालय में होंगे वो उससे जुड़े होंगे। तो एक कार्यालय हो गया, ये एक कमरे तक सीमित होते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो नेटवर्क से संबंधित होते हैं, उनकी जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 1 या 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। उनकी दूरी, जो कंप्यूटर आपस में संबंधित हैं, उनकी जो दूरी है वो 1 या 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती है और इसीलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये केवल एक भवन तक, कार्यालय तक, एक कमरे तक सीमित होता है। उन्हीं सब कंप्यूटरों को आपस में इसको जोड़ा जाता है। इसके अगर उदाहरण देखें तो यह है कि रिंग आप जानते हैं रिंग किस तरीके से बना होता है, गोल, उसी में कंप्यूटर्स एक एक करके जुड़े होते हैं। एक स्टार हो गया, तो ये लेन के उदाहरण है। आपका सेकंड है कि मेन, इसमें यह है कि एक या एक से अधिक, उसमें लोकल एरिया जो था अभी पढ़ा था हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसमें क्या होता है, ये उससे थोड़ा बड़ा है। एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़कर, यानी जो लोकल एरिया भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये थोड़ा बड़े पैमाने पर होता है। जो
जो अनेक कॉरपोरेट जो है उनसे मिलकर बना होता है। और मेन की गति, इसकी गति भी तेज़ होती है, परंतु लेन की अपेक्षा धीमी होती है। इसकी गति तेज़ होती है लेकिन लेन जो आपने लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा उससे इसकी धीमी होती है। अब अगला है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे जो बात होगी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है। वेन यानी कि जो वेबसाइट होती वेन, तो वाइड एरिया नेटवर्क राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर जोड़े जाते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। वेन से उपग्रह द्वारा, इसमें जो उपग्रह होते हैं आपके हर कंट्री के उपग्रह हैं, उनसे उपग्रह द्वारा कंप्यूटर टर्मिनलों को, जो टर्मिनल्स हैं उनको, जो उनके जो उनका संकेत एक सूचक है, टर्मिनल्स हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ इंडिया में बैठे हैं, तो कोई भी सूचना अगर भेजनी है, तो अगर हम कहीं पे लंदन भेजना चाहते हैं, जापान भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे आराम से चली जाएगी। तो किस तरीके से जाती है, अब वहाँ इतनी दूर से तो कोई यहाँ तार का कोई ऐसा खिंचाव नहीं है कि तार खींची गई है। तो ये जो होता है एक उपग्रह के माध्यम से होता है। तो ये उपग्रह द्वारा कंप्यूटर जो टर्मिनल्स हैं उनको जोड़ा जाता है, जिससे कि वो सूचना की प्राप्ति होती है। अब इसके कुछ जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। आप इंटरनेट आप लोग सभी परिचित हैं उससे, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग जो है आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है इसमें। दूरस्थ शिक्षा के लिए तो ये बहुत ही मुख्य आधार कह सकते हैं। जो दूरस्थ शिक्षा है आपकी, या आप अगर आप लोग आपने अगर इसका पहला पेपर की तैयारी की है तो उसमें आप पढ़ेंगे मूक्स के बारे में या स्वयं पोर्टल के बारे में पढ़ा होगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो भी एक तरह से इंटरनेट के माध्यम से ही शिक्षा होती है। तो ये दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, मुख्य आधार है। अब ये इंटरनेट की बात हुई, हम इंट्रानेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेट जो है वो विश्व परिदृश्य में, यानी कि पूरे संसार की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है, उस विश्व परिदृश्य में स्थित होकर कंप्यूटरों का नेटवर्क है ये। और जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट का क्षेत्र जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है, छोटा है। कार्यालय में जो चालित कंप्यूटर्स हैं उनका नेटवर्क जो है वो इंटरनेट हम कह सकते हैं। और जो पूरे विश्व स्तर पर जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट कहेंगे। अब अगला आपका टर्म है कि एडुसेट क्या होता है। एजुकेशन सैटेलाइट है ये, और एडुसेट जो है आपका एजुकेशनल सैटेलाइट का ही रूप है। इसको हम शैक्षिक उपग्रह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? शैक्षिक उपग्रह कह सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ सुविधाएं ज़्यादा नहीं हैं, स्कूलों की भी सुविधाएं नहीं हैं, दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा जो है आपकी प्रदान करना। 4 पॉइंट है आपका ईमेल आप लोग भी परिचित होंगे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ईमेल से परिचित हैं। तो ईमेल जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी की एक अद्भुत देन है, और जिसके द्वारा टेलीग्राम, फैक्स, पोस्ट कार्ड आपका आदि संचार सेवाओं को बड़ी ही आसानी से प्रेषित किया जा सकता है। और सबसे पहले अगर ईमेल वाला हम लोग कहें तो सबसे पहले आपका ईमेल हॉटमेल नामक कंपनी है, www.hotmail.com के जरिए ही ये सेवाएं शुरू की गई थी। और अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे आसपास के क्षेत्र में, इसको देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि पिछड़े जो देश हैं आपके, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पिछड़े देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी की एक सम्यक तकनीक है। जो ये सूचना आप पढ़ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, ये पिछड़े देशों में सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी एक सम्यक तकनीक है।
अगला पॉइंट है आपका कि सूचना तकनीकी जो है, ये जो आपका प्रशासन होता है, जो सरकारी काम है, जो सरकारी सारे प्रशासन चलता है, तो तकनीकी सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में जो पारदर्शिता है, एक पारदर्शिता लाती है, यानी एक मिरर का काम करती है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने की सुविधा होती है। देखिए, अब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब डिजिटल के माध्यम से हो रही हैं। आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आपकी डिग्रियां भी सब उसमें डिजिटल टाइप में सेव हैं उनमें। और अगर आप लोग पेपर देते हैं कोई भी, अब तो कंप्यूटर के माध्यम से पेपर हो, तो जितना चीज़ें हो रही हैं, आपका सरकार जो प्रशासन चलाती है उसमें जो नियम है, कानून है, जो भी चीज़ें हैं वो भी डिजिटल के एक डिजिटल तरीके से होती हैं। तो सूचना तकनीकी जो है वो प्रशासन और सरकार में जो पारदर्शिता यानी कि एक मिरर का काम करती है, वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है उसको कम करने में आसानी होती है। भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है इसके माध्यम से। और आपका अगला पॉइंट है कि ये नए रोजगारों का सृजन करती है। जो सूचना प्रौद्योगिकी है ये आपके नए रोजगार जो है उनका सृजन करती है। अब अगला आपका है कि जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी का प्रयोग योजना बनाने के लिए, सूचना तकनीकी का प्रयोग योजना बनाने के लिए और नीतियों का निर्धारण करने के लिए तथा निर्णय लेने में प्रयोग होता है। अब जो आपका आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उससे समाज की संपूर्ण एक तरह से कायाकल्प हो जाता है। संपूर्ण पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। शिक्षा आपकी हो गई, ई लर्निंग हो गई। आप लोग देखिए इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, स्वयं पोर्टल हो गया, मूक्स हो गया, तो हर तरीके से एक तरह से ई लर्निंग हो रही है आपकी। स्वास्थ्य के जो है ई हेल्थ, जो आपका आप ऐसे ऐसे ऐप बन गए हैं कि आप उनके माध्यम से घर बैठे ही उनकी सलाह, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ई हेल्थ हो गया। व्यापार आपका ई कॉमर्स, व्यापार में भी इसे सूचना तकनीकी का कितना प्रयोग हो रहा है। प्रशासन जो है आपका ई गवर्नेंस, इसमें भी कितना प्रयोग हो रहा है। उद्योग, अनुसंधान का विकास, संगठन और धर्म प्रचार आदि क्षेत्रों का कायाकल्प हो गया है। और किसके माध्यम से हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो कैसा लगा? आपको कोई डाउट है तो आप निसंकोच आप मेरे कमेंट करिए, उसको बताइए। और जो भी टॉपिक में जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, अगर मान लीजिए ये टॉपिक तो हम 8 यूनिट करा रहे हैं, लेकिन और किसी टॉपिक से यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही टॉपिक हो सकता है, लेकिन और किसी टॉपिक से अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो आप कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको समझाने की। तो ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट के द्वारा बताइए। इसको शेयर करिए, क्योंकि आपको अगर आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। और जब आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है और चैनल ग्रो होता है, जिससे हम आप लोग की हेल्प कर पाते हैं। और ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो थैंक फॉर वॉचिंग।